हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिंदी व्याकरण का विशेषण है। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, शब्द, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हिंदी व्याकरण में चार प्रकार के हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, दशा, दोष और अवस्था का क्या हो, बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1, बगीचे में सुंदर फूल खिला है। यहां पर जो ये सुंदर है, सुंदर क्या है? ये विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक में गुण, रूप, रंग आदि का जो बोध होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सुंदर क्या है? सुंदर गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से शहडोल स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंगा नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वर्गवाहिनी गंगा नदी स्वच्छ नदी है। तो यहाँ पे स्वच्छ क्या है? यहाँ पे स्वच्छ क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे सुंदर है, स्वच्छ है, गंदी है, स्वस्थ है, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता, लेकिन इसमें कोई भी विशेषता है, ये नहीं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही गुणवाचक होंगी। उसमें ईमानदार, बेईमान, बुरा, अच्छा, ये सभी किसके पार्ट हैं? गुणवाचक विशेषण के हैं। जैसे अच्छा, बुरा, खारा, खोटा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब गुणवाचक को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे समय संबंधी गुणवाचक कैसे होंगे? नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। फिर है स्थान संबंधी गुणवाचक कैसे होंगे? लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी। ठीक है। आकार संबंधी गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर, ये आकार संबंधी हो गए। दशा संबंधी कैसे गुणवाचक विशेषण होते हैं? दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू, ये क्या हो गए? दशा संबंधी हो गए। फिर वर्ण संबंधी या रंग संबंधी भी होते हैं। कलर जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी, ये सब क्या है? ये वर्ण संबंधी हो गए। फिर है गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये क्या होते हैं? गुण संबंधी होते हैं। संज्ञा संबंधी जैसे मुंबईया, बनारसी, शहडोलिया, लखनवी, ये क्या हो गए? संज्ञा संबंधी होते हैं। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण की पहचान है। और इन्हीं में से निकल के गुणवाचक विशेषण के शब्द आते हैं। वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा होगी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। क्लियर है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की किसका संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आता है ये विशेषण। अब यहाँ पे जो 40 शब्द है, 40 शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। इस तरह से हम तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा विशेषण है। ये है संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम बोले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। दोनों भाइयों में दोनों क्या कर रहा? संख्या का बोध करा रहा। उनकी दूसरी लड़की की शादी है तो उसमें दूसरी यानी संख्या का बोध करा रहा, पहली और दूसरी। देश का हर एक बालक वीर है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक मतलब बहुत सारे आ गए। तो इसको दो प्रकार से बांटा जाता है, मतलब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? निश्चित संख्यावाचक की अगर बात की जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और जैसे ही अनिश्चित संख्यावाचक की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा कई, अनेक, सब, बहुत, थोड़ा, ऐसे क्या होते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, लेकिन संख्यावाचक के ही पार्ट कहलाते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कुछ अगर उदाहरण ले लें तो हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, तो इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक, जिसमें जो है पूर्णांक अंकों का जो बोध किया जाता है, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, इस प्रकार के शब्दों का जो है प्रयोग। जैसे मान लीजिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। तो यहाँ पर एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो संख्या क्या है? 1। इसमें क्या है? निश्चित पूर्णांक विशेषण जो है इसमें बोध करा रहा है। 25 रुपए दीजिए, संख्या 25 है। इसी तरह से जो है दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक मतलब जहां पर कैसे शब्द होंगे? पौना, सवा, 1.5, 2.5, ये जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? अपूर्णांक बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, पापा ने मुझे 125 रुपए दिए। ठीक है? फिर दूध वाले ने मुझे 150 ग्राम दूध कम दिया। तो ये जो 1.5, पौना, 2.5, सवा, ये जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? अपूर्णांक बोधक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में कैसे शब्द आएंगे? दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, जिन संख्याओं को हम क्या करते हैं? क्रम रूप में लिखते हैं। जैसे पहला लड़का यहाँ आया, दूसरा लड़का वहां बैठे, सॉरी, पहला लड़का यहाँ आया, दूसरा लड़का वहां बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं? क्रमवाचक विशेषण को समझते हैं, जो निश्चित संख्यावाचक का क्या है? एक पार्ट है। चौथा है आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्तीवाचक का मतलब है जिसको हम क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं, जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना। तो इस प्रकार के जो शब्द क्या कहलाते हैं? आवर्तीवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण के ये उदाहरण कहलाएंगे। अगला है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहां पे समूह की बात हो, समूह की बात हो लेकिन निश्चित संख्या की बात हो, जैसे 3, 5, 8। ठीक है? जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहां से 4 चले जाओ। ऐसे जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर छठवां है प्रत्येक बोधक विशेषण। वीडियो को आप रोक करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि आपको किताबों में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो प्रत्येक बोधक विशेषण क्या है? जैसे प्रत्येक में प्रति है, प्रत्येक है, हर एक है, एक एक है, ऐसे जो शब्द कहलाते हैं वो प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ठीक है? इस तरीके के जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे मान लीजिए सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मर गए। तो ये जो सारे हैं, असंख्य हैं, अनेक हैं, ये कैसे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें बहुत सारों की बात होती है। 1 या 2 या 50 या 100 संख्या उसमें नहीं होती। इसमें कैसे होते हैं? सारे, बहुत, थोड़े, इस तरीके के शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण विशेषण का तीसरा प्रकार है। परिभाषा है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। नापने और तौलने की जितने भी शब्द आएंगे इससे संबंधित सभी क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 2 मीटर,
1 किलो थोड़ा पानी, समझिएगा 2 मीटर उसको हम क्या करते हैं, नापते हैं, 1 किलो उसको हम तौलते हैं। थोड़ा पानी द्रव्य वाली चीज है, उसे हम क्या करेंगे, हाथ में नहीं ले सकते, गिलास में लेंगे, बॉटल में लेंगे। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये नाप और तौल वाली चीजें हैं, है ना। 1 लीटर पानी आता है, 2 लीटर पानी आता है, तो ये नाप और तौल वाली चीजें होती, ना कि गिनती करने वाली होती है। तो क्या कहलाते हैं, सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, जैसे हमने संख्यावाचक में पढ़ा था निश्चित और अनिश्चित, ऐसे परिमाण बोधक में भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक में कैसे शब्द आएंगे, जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाण बोधक में कैसे शब्द आएंगे, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, ऐसे जो शब्द होते हैं वो निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। तो थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब कहाँ है, ये आप सब आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाए। यहां पर कैसे शब्दों को विशेषता बताएंगे, संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाएंगे, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी, वह तो सर्वनाम है लेकिन आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है, और व्यवहार क्या है, तो व्यवहार यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषण है। इस तरीके से आदमी, वह आदमी क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कि सर्वनाम और संज्ञा दोनों शब्द यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विशेषण के रूप में लिखे जाएंगे, और वह आदमी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन छात्र मेरा काम करेगा, कौन क्या है, सर्वनाम है, छात्र क्या है, संज्ञा है, मेरा काम करेगा, तो कौन छात्र क्या है, यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इसी तरह से जो है तो हम चारों प्रकारों को समझते हैं। फिर बात करेंगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर। जो हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे, उन प्रकारों में पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ यूज में आकर, प्रयुक्त में आकर, प्रयोग में आकर या उपयोगिता के साथ क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। क्लियर है। जैसे निश्चयवाचक विशेषण में हमने शब्द पढ़े थे, यह है, ये, वह भी। निश्चयवाचक सर्वनाम में सॉरी हमने क्या पढ़ा था, शब्दों को यह, ये, वह, वे, निकटवर्ती और दूरवर्ती, पास में रखी चीजें यह, ये, दूर में रखी चीजें वह, वे। तो निश्चयवाचक जैसे यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां, ये सभी क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। फिर अनिश्चयवाचक, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाख, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक में जैसे कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। संबंधवाचक की बात करें जिसमें जो, सो, तो था, तो संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण को 2 प्रकार से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है मूल सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। भले ऐसे सर्वनाम जिनका रूपांतर नहीं किया जाता और ये किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो मूल सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित। यहाँ पे वह, कोई और कुछ शब्द क्या कहलाएंगे, मूल सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, जिनमें कोई रूपांतर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा प्रकार जो व्युत्पत्ति के आधार पे है, दूसरा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय के जुड़ जाने से
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कैसे कहा जाएगा? ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता। जो वाक्य में ऐसा, कितने और इतना जो शब्द लगा है, ये क्या कहलाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे यह से सार्वनामिक विशेषण जो है, कई प्रकार से सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। कैसे बनते हैं? खास कर बात कर रहा हूं यौगिक सार्वनामिक की। यह से क्या बनेगा? इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से क्या बनेगा? उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से क्या बनेगा? जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से क्या बनेगा? कितना, कितनी, कितने, कैसी, कैसा और कैसे। वीडियो रोक करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है? हमने जो पढ़ा वो दोनों सिमिलर लगे, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। समझ में आ गया होगा कि जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके जो वाचक शब्द होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। और संख्यावाचक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे संख्या का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे संख्या का बोध होता है, अर्थात जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक के बाद कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? और जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं विशेषण की। अब ये विशेषण की अवस्था क्या है? तो विशेषण की परिभाषा हम क्या जानते हैं? विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही क्या किया जा सकता है? जाना जा सकता है। और इनकी तीन अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर है? मूलावस्था क्या है? मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे मानो सावित्री सुंदर है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी। ये क्या है? मूलावस्था है। उत्तरावस्था क्या है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। कैसे होगा? रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो व्यक्तियों के बीच में क्या की जा रही है? गुण दोषों की तुलना की जा रही है। क्या कहलाएंगे? उत्तरावस्था कहलाएंगे। उत्तमावस्था किसे कहते हैं? उत्तरावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप जो है निकृष्टतम बालक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी के बारे में क्या बता रहा है? अधिक या कम बताया जा रहा है। ये क्या कहलाएगी? उत्तमावस्था की अवस्था कहलाएगी। तीन प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण बता देते। अच्छी मूलावस्था है, उत्तरावस्था अधिक अच्छी है, उत्तमावस्था सबसे अच्छी कहलाएगी। चतुर मूलावस्था, उत्तरावस्था अधिक चतुर, उत्तमावस्था सबसे अधिक चतुर। फिर मूलावस्था बुद्धिमान है, उत्तरावस्था अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, उत्तमावस्था सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। बलवान अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान। तो इस तरीके से उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था मूलावस्था को जानते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करके बताइएगा। मूलावस्था से उत्तरावस्था, उत्तरावस्था से उत्तमावस्था, उच्च और कठोर। उच्च और कठोर ये दो शब्द हैं, इनका मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तरावस्था से उत्तमावस्था बनाना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा यहाँ पर विशेषण समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।